आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक भेदभाव। क्वेश्चन आपका आएगा सामाजिक भेदभाव पे विस्तार से समझाइए या विस्तार पूर्वक समझाइए, इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि सामाजिक भेदभाव क्या है, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के पक्ष में या उसके विरोध में उसके गुणों अवगुणों को ना दृष्टिगत रखते हुए किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद करने की प्रक्रिया को भेदभाव कहते हैं। यह हो गया किताबी लैंग्वेज। अपने भाषा में समझेंगे सामाजिक भेदभाव क्या होता है। मान लीजिए एक समाज है और उस समाज में एक व्यवस्था बनाई गई, एक प्राकृतिक रीति रिवाज बनाए गए जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे लोग, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग मान लेते हैं कि अगर एक समाज में 100 लोग रह रहे हैं, एक जगह पे सामाजिक तौर तरीके से 100 लोग रह रहे हैं और उसमें से एक आदमी क्या है या एक व्यक्ति कहीं बाहर निकल गया और बाहर के तौर तरीकों को सीख के आया कुछ दिन के या कुछ सालों के बाद, उसके बाद वो आने के बाद अपने ही समाज में, अपने गांव में उस तौर तरीकों के जो पुराने दिन से मानते आ रहे लोगों उसको नहीं मानेगा वो, ठीक है, उससे अलग व्यवहार करेगा, उससे अलग कार्य करेगा। तो वैसे लोगों को देख करके 2-4 और वैसे हो जाएंगे, बोलेंगे हम आधुनिक रूप से बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होती है। आइए आगे हम लोग और चर्चा करते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के पक्ष में या उसके विरोध में उसके गुणों और गुणों को ना दृष्टिगत रखते हुए, यानी कि जो वहां समाज है उसका कुछ भी लाज लिहाज ना रखते हुए किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? सामाजिक भेदभाव कहते हैं। ठीक है। सामाजिक भेदभाव विभिन्न रूपों में समाज में व्याप्त है। जैसे जातिगत भेदभाव, जाति के साथ भेदभाव होता है, वो उस जाति का, हम इस जाति का, छोटे जाति का, बड़े जाति का, ऊंच नीच ऐसे फर्क देखा जाता है। लैंगिक के रूप में, जैसे महिला और पुरुष के रूप में भेदभाव देखा जाता है कि वो महिला है, ये काम नहीं कर सकती थी, इधर नहीं जा सकती थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। वो पुरुष है तो घर का काम नहीं करता, वो महिला का काम है। ऐसे लोग भेदभाव करते हैं समाज में, बहुत सारे ऐसे अभी भी बहुत जगहों पर ऐसे होती है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का मतलब हो गया कि अपने रंग रूप को देख करके, काले गोरे है ना, या फिर जगह के हिसाब से वो यूरोपियन है तो अमेरिकन है तो ये है वो है, ऐसे बोल करके हम लोग वर्ण व्यवस्था के रूप में भेदभाव करते हैं। लंबे छोटे के रूप में भी भेदभाव करते हैं। ठीक है। प्राचीन काल में इसका स्वरूप अलग था, परंतु वर्तमान में इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। यहाँ जितने प्रकार के सामाजिक भेदभाव है, इसके अंतर्गत सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जैसे अभी आपको बताया। ठीक है। यहां हम सामाजिक भेदभाव की 3 सामाजिक असमानताओं का अध्ययन करेंगे और इसमें लिंग, धर्म तथा जाति पर आधारित सामाजिक भेदभाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सामाजिक भेदभाव में पहला हम लोग भेदभाव क्या करेंगे, किसके बारे में देखेंगे? तो लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव में हम लोग देखें स्त्री और पुरुष के बीच में। ठीक है। दूसरा भेदभाव हम लोग देखेंगे धार्मिक भेदभाव, उसके बाद जाति भेदभाव। क्लियर यहां तक बात हुई है? चलिए, आप लोगों को जितना भी समझा इतना नहीं, इसमें से काट के अपने शब्दों में ही लिखना है। बाकी ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करें ताकि कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहेगा। लैंगिक भेदभाव में हम लोग क्या लिख सकते हैं? महिला पैदा नहीं होती अपितु समाज द्वारा बनाई जाती है। यहां पर क्या बोला जा रहा है लैंगिक भेदभाव में कि महिला पैदा नहीं होती अपितु समाज द्वारा बनाई जाती है। सोमन द बुआ जैसी नारीवादी लेखिका का यह कथन सही लगता है जब हम संपूर्ण परिवेश में स्त्रियों की परिस्थिति का अवलोकन करते हैं। समझने वाली बात यह है कि समाज क्या कहता है कि महिला पैदा नहीं होती अपितु समाज द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। महिला कैसे बन जाती है? वो तो पहले लड़की होती है, बच्ची होती है। एक लड़के के जैसे एक सामान्य जिंदगी में जब उसकी शादी हो जाती है तो क्या बने? महिला। और उसको समाज एक रूप दे दिया कि महिला हो गई, इसका शादी हो गया, तब ये जैसे तैसे घर से बाहर नहीं निकल सकती, मान मर्यादा में रहना, बहुत सारे उस पे जो है सो सामाजिक तौर तरीके थोप दिए जाते हैं। इसलिए सुमन द बुआ जैसी नारीवादी लेखिका के द्वारा यह कहा गया कि महिला पैदा नहीं होती अपितु समाज द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। पहनावे से लेकर काम करने के क्षेत्र तक, कैरियर तक लिंग के आधार पर निर्धारित कर दिए जाते हैं। लिंग भेद प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन जेंडर भेदभाव सामाजिक सांस्कृतिक देन है। बोल रहा है क्या? लिंग भेद प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि पुरुष हो या महिला, ये प्राकृतिक द्वारा बना जाता है, लेकिन जेंडर उसको चेंज कर दिया जाता है कि अगर ये महिला है तो इतना ही तक सीमित रहेंगे, पुरुष है तो इतना दूर तक जाएंगे। ऐसा भेदभाव कौन दे देता है? हमारा सामाजिक सांस्कृतिक दे देता है। ठीक है। इस पे और भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आइए हम लोग शॉर्ट में और बात करते हैं धार्मिक भेदभाव के रूप में। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग धार्मिक भेदभाव और तीसरा पॉइंट जाति भेदभाव में देख लेंगे। ठीक है। धार्मिक भेदभाव में आप सीधा सीधा समझेंगे कि धार्मिक भेदभाव लैंगिक भेदभाव जैसा तो सार्वभौम नहीं है, यानी कि जिस प्रकार से लैंगिक भेदभाव किया जाता है स्त्री पुरुष, उस प्रकार से धार्मिक भेदभाव नहीं है। पर संसार में धार्मिक भेदभाव आज बहुत व्यापक चला रहा है। ठीक है। यानी कि अभी धार्मिक भेदभाव पूरा विश्व में बहुत बड़ा रूप ले लिया है। भारत सहित अनेक राष्ट्रों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। जैसा कि उत्तरी आयरलैंड में अगर लोग एवं धर्म को मानने लेकिन उसकी पूजा पद्धति और सामान्यता या मान्यताएं पृथक पृथक हो, तब भी गंभीर मतभेद हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत
धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीतिक के मैदान में अभिव्यक्त होता है। अभी देख रहे होंगे, अभी ये चीज जीता जागता उदाहरण है, ठीक है, कि ज्यादा स्त्री पुरुष को लेकर के राजनीतिक तौर तरीके में बहस नहीं की जाती, लेकिन धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा बहस की जाती है। और धर्म पे लोग बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं कि उसका धर्म है, ये हमारा धर्म है, हमारे धर्म में को ज्यादा महत्व देना चाहिए, वो धर्म को नहीं मानना चाहिए। अगर दो धर्म एक साथ आ जाती है तो लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी देखे जाते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग धार्मिक भेदभाव में एक और पॉइंट मिला करके पढ़ लेंगे, सांप्रदायिकता, ठीक है। सांप्रदायिकता क्या कहती है? सांप्रदायिकता ऐसी संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है जिसमें एक धर्म, संप्रदाय, पंथ के लोग अपने स्वयं के धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्मों को दोयम मानते हैं। सांप्रदायिकता में ये कहते हैं कि अपने धर्म को ज्यादा महान मान करके दूसरे धर्मों को नीचा समझते हैं। धर्म विशेष के प्रति कट्टरतावादी दृष्टिकोण इसे हिंसात्मक बना देते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा में बदल देते हैं, कट्टरपंथी होकर के लड़ाई झगड़ा में बदल देते हैं। धर्म भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है तथा धर्म का कार्य समाज को एक सूत्र में पिरोन का था। यानी कि धर्म का मतलब क्या था कि मिल करके समाज में रहना, लेकिन अभी धर्म को क्या एक राजनीतिक व्यवस्था बना दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कुछ उदाहरण, जैसे अभी नए रूप में जो झगड़े हुए हैं धर्म को लेकर के, उसको आप उदाहरण के रूप में डाल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। आइए हम लोग जाति भेदभाव को देखते हैं और अपने वीडियो को शॉर्ट में ही खत्म करते हैं ताकि आप अपने आंसर को सही से लिख पाए। जाति भेदभाव में अगर हम बात करें तो जहां तक जाति एवं वर्णन की बात है तो भारत में वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में उत्पन्न हुई थी। वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में बांटना, उच्च नीच का फर्क दिखाना वैदिक काल से ही शुरू हुआ था, ठीक है, जिसमें भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। सबसे बड़ा ब्राह्मण को माना गया, उसके बाद क्षत्रिय को, फिर वैश्य को और फिर शूद्र को। इस प्रकार से जातियों को वर्ण व्यवस्था के रूप में बांटी गई। यह सब अनुवांशिक था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। जो ब्राह्मण घर जन्म लिया वो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय घर जन्म लिया वो क्षत्रिय होगा, वैश्य घर जन्म लिया तो वैश्य होगा, और शूद्र घर के जन्म हुआ तो शूद्र में जाएगा। इस प्रकार से यह अनुवांशिकता चलती रही। भारतीय समाज में जाति जन्म के आधार पर निर्धारित थी, ठीक है, परंतु इस वर्ण व्यवस्था को भगवान बुद्ध ने विरोध किया। क्या बोला जा रहा है? भारतीय समाज में जाति जन्म के आधार पर निर्धारित थी, यानी जिस देश में जिस जाति में वो जन्म होगा उसी जाति का वो बन गया, ठीक है। परंतु इस वर्ण व्यवस्था को भगवान बुद्ध ने विरोध किया और मानव की जाति जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। इस विचारधारा को माना और इससे भारतीय समाज में बड़ी धार्मिक तथा सामाजिक क्रांति आई और विश्व के अनेक देशों में उनके विचारों को ग्रहण भी किया गया। और कुछ भी उदाहरण इस प्रकार से देकर के आप जाति भेदभाव के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं और आपका ये सामाजिक भेदभाव का जो क्वेश्चन है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।